नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सीएम धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन का किया स्थलीय निरीक्षण। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। नई दिल्ली में सीएम धामी ने प्रसून जोशी ने की मुलाकात। प्रदेश में जीत की दी बधाई। प्रदेश की संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित फीचर फिल्म के निर्माण पर भी की चर्चा। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी की मुलाकात। कई विषयों पर हुई चर्चा। मंत्री जोशी ने किया सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बोले जल्द बनकर तैयार हो जाएगा सैन्य धाम। खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा। सरकारी नौकरियों में 4% का मिलेगा आरक्षण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। बोले लंबे समय से चल रही थी मांग। भारतीय सेना को मिले 355 युवा जांबाज अफसर। देहरादून की पासिंग आउट परेड में हुए पास। 39 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। भारतीय सेना का व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान। तेज बहाव वाली नदियों पर किया एडवेंचर। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग पर दबरानी के पास सड़क हादसा। गंगा नदी के किनारे गिरी अनियंत्रित कार। वाहन चालक को आई चोटें। प्रदेश में कुछ दिन मौसम रहेगा सामान्य। मौसम विभाग के निदेशक ने दी जानकारी। बोले तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को हो सकती है परेशानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, ये सुनिए। क्योंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर एक नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखिए, चूंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान, टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हों, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं। तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम होना चाहिए। तो वहीं सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा।
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बसंत सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 120 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है और लगभग कार्य फिनिशिंग पे है। और जैसा कि मुझे मेरे अधिकारियों ने और कार्य संस्था के लोगों ने बताया कि 2.5 माह के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीद के परिजनों को और यहाँ की जनता को इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित कराया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए यह बेहद खुशी की बात है। साथ ही कहा कि 4% आरक्षण के तहत ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिले हुए हैं। काफ़ी वर्षों से, संभवतः शायद 2014 से यह लगातार दिक्कत आ रही थी कि हमारे जो स्पोर्ट्स के हमारे बच्चे हैं, वे बच्चे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से आखिरकार किस प्रकार से अपनी स्पोर्ट्स खेलते हुए, प्रदेश का नाम रोशन करते हुए, देश का नाम रोशन करते हुए आखिरकार एक एज के बाद में अथवा खेलने के दौरान में वो अपने भविष्य को कहाँ पर पाएंगे। तो उसका समाधान लगातार सरकार विचार कर रही थी और मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि खेल मंत्री रहते हुए और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनकी प्रेरणा से 4% का हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल विधानसभा सत्र में आया और विधानसभा सत्र में बहुमत के साथ पारित हुआ और पारित होने के बाद में आज वह एक्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी सौगात युवा खिलाड़ियों के लिए है, जिससे कि भविष्य में जब जब अध्याचन जाएंगे उन अध्याचनों में, उन पोस्ट में उनको 4% का आरक्षण, चाहे वो नेशनल खेलते हों, इंटरनेशनल खेलते हों, वे या स्टेट खेलते हों, तो वे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी नौकरी को सुरक्षित करते हुए वे बच्चे और मनोबल के साथ में स्टेट का भी और स्टेट के बच्चों का भी जो है वो प्रशिक्षण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी नेता आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का गठबंधन आपस में ही लड़ता रहता है, जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो, वरना चुनाव लड़ने का मजा नहीं आता। क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस की कोई भी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो, उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। और रही बात इस सब चीजों की, तो कांग्रेस का ना अस्तित्व था यहाँ, ना होगा। हाईकमान को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने जितने भी इनके अपने दिग्गज नेता हैं, सबसे पहले तो उनसे ये इस्तीफा लें और इस्तीफा लेने के बावजूद कोई ऐसा दिग्गज नेता लाके हमारे सामने खड़े करे, जिससे कि हमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी लड़ने में मजा आए। कोई आम टक्कर हो तो आमने सामने की हो, ना कि इस तरीके की टक्कर हो कि सामने वाला कुछ है ही नहीं, विपक्ष हमारे सामने कुछ खत्म है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का, जहां गर्मी में पेयजल संकट बना हुआ है, वहीं पानी की कमी से जंगली जानवर और पक्षी भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इन सबके बीच पचवा दून में जानवरों की प्यास बुझाने के लिए अनूठी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी मधुसूदन जोशी के साथ राज्य मंत्री मधु भट्ट और पूर्व राज्य मंत्री किन्नर रजनी रावत तिमली पहुंचे। इस दौरान सभी ने इस अभियान की जमकर तारीफ की। ये तिमली गांव में एक बहुत बड़ा बेजुबान पशुओं के लिए एक हमारे हिंदू राष्ट्र में एक तालाब बोलते हैं उसे जनसा, वो बनना जा रहा है। सतपाल जी द्वारा किए गए इस अभिनव प्रयास, जो कि जंगली जानवरों को और बेजुबान जानवरों को उनके लिए जल का प्रबंधन करना, इस प्रकार का एक कार्यक्रम पूरे ग्राम वासियों की सहभागिता से ये हो रहा है, जन सहभागिता से कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए पूरे ग्राम वासियों को, टिंगली वासियों को और सतपाल जी को बहुत बधाई है और बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम की मैं बहुत सराहना करता हूँ। वास्तव में बहुत अभिनव प्रयास सतपाल जी का है। धानिया भाई ने जिस प्रकार से यहाँ पर किया है गांव वालों के लिए, और जो हमारे बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनको बचाए रखने के लिए उनकी ये जो मुहिम जो उन्होंने चलाई है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सरकार से, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से जो हम उनके लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर मेमोरियल, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज नरेंद्र मोदी पहले राजघाट पहुंचे और अब वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां श्रद्धांजलि देंगे नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा दिन अपने आप में एक। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार, और उससे पहले राजघाट पहुंचे और अब वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति को नमन किया। तो देखा आपने कि किस तरह से आज अपने आप में एक नया आगाज होने जा रहा है मोदी 3.0, जहां आज की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को नमन करते हुए की है। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, उसके बाद सदैव अटल पर वाजपेयी जी को नमन किया। यहां नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद लगातार वो दौर जारी है, जहां शहीदों को नमन करते हुए नरेंद्र मोदी
आज तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए चंद घंटों बाद शाम 7:15 पर नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से, दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से, वॉर मेमोरियल से लाइव तस्वीरें, जहां नरेंद्र मोदी आज सुबह दिन की शुरुआत जो है पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करके की, फिर युद्ध स्मारक पहुंचे हैं जहां लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे शाम 7:15 पर। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें, जहां सदैव अटल पर पहले नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की वाजपेयी जी को। एनडीए के लिए, बीजेपी सरकार के लिए और साथ ही देशवासियों के लिए बड़ा दिन, अहम दिन, जब फिर से एक बार मोदी सरकार का आगाज हो रहा है, मोदी 3.0 का। देखा आपने कि किस तरह से आज का दिन काफी अहम है, काफी बड़ा दिन। मोदी 3.0 की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी, और उससे पहले राजघाट पहुंचे, युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां दिग्गजों को नमन किया और दिन की शुरुआत की। बड़ा दिन, अहम दिन एनडीए के लिए और बीजेपी सरकार के लिए और खुद नरेंद्र मोदी के लिए, जहां तीसरी बार देश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लोगों को भी इंतजार है आज का कि किस तरह से एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ा दिन, अहम दिन, 9 जून। तो रुक करते हैं खबरों का, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगातार जारी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कल शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसमें 27,000 से अधिक गाड़ियों के जो कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, इनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 34,000 गाड़ियों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं अभी वर्तमान तक। और इस बार काफी संख्या में लोग यात्रा में आ रहे हैं और अब यात्रा स्मूथ हो गई है, लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं। बात करें चारधाम यात्रा में अस्वस्थ यात्रियों के केदारनाथ मंदिर ले जाने वाले वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यात्रियों को मंदिर परिसर तक पहुंचाने के लिए एक थार गाड़ी केदारनाथ धाम भेजी गई थी, लेकिन इस थार से स्वस्थ यात्रियों के जाने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो है सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम के सामान्य बने रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। करीब करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला 1 वीक अभी आने वाले समय में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।